हेलो एवरीवन। देखो आज हम लोग गैस लॉ स्टार्ट कर रहे हैं। गैस लॉ हम लोग पढ़ेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट लोग ने कहा था कि सर ये वाला चैप्टर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, इसलिए हम सोचे कि इस चैप्टर को एक बार फिर से पढ़ा देते हैं। हम ज़्यादा नोट्स नहीं लिखवाएंगे क्योंकि एक बार ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ, तो सब अपना अपना नोट्स खोल के बैठना। जिसके पास नहीं है तो किसी दूसरे से ले लेना व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है। तो देखो सबसे पहले गैस लॉ पढ़ने से पहले हमको गैस के बारे में पहले पढ़ना होगा कि गैस क्या होता है, और गैस के बारे में पढ़ने से पहले हमको मैटर के बारे में पढ़ना होगा। देखो मैटर क्या होता है। मैटर देखो वो चीज होता है जिसका कुछ अपना मास होता है, जिसका अपना कुछ मास होता है उसको हम लोग मैटर बोलते हैं। बस सिंपल सा डेफिनेशन है। अब अगर टाइप्स के बारे में बात करें तो मैटर 3 टाइप्स का होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सभी जानते हैं। इस हायर क्लास में जब जाओगे तो मैटर का और भी टाइप्स मिलेगा, सिर्फ सॉलिड लिक्विड गैस नहीं होता, और भी डिफरेंट टाइप्स का मैटर होता है। 5 से 6 टाइप्स का मैटर होता है। ठीक है, अभी लोअर स्टैंडर्ड के हिसाब से, क्लास 10 स्टैंडर्ड के हिसाब से मैटर का 3 टाइप्स होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब देखो थोड़ा सॉलिड का स्ट्रक्चर देख लो, लिक्विड का स्ट्रक्चर हो, गैस का स्ट्रक्चर देख लो। ये जरूरी है गैस को समझने के लिए, इन दोनों को भी समझना पड़ेगा क्या फर्क पड़ रहा है गैस का सॉलिड और लिक्विड से। सॉलिड का देखो ये मॉलिक्यूल्स है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है। कैसे इस तरह से एकदम टाइटली पैक्ड है, एकदम टोटली टाइटली एकदम पैक्ड, जगह ही नहीं है, मूवमेंट करने का जगह ही नहीं है। ठीक है। लिक्विड का देखो थोड़ा सा स्पेस है, ठीक है, और गैस का देखो बहुत ज्यादा स्पेस है। देखो तो ये यहाँ पे सॉलिड में मॉलिक्यूल्स आपस में एकदम अट्रैक्ट होकर के टाइटली पैक्ड है। क्यों? एक फोर्स होता है, इसका नाम है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये वो फोर्स है जो मॉलिक्यूल्स के बीच में अप्लाई करता है और दो मॉलिक्यूल्स को आपस में अट्रैक्ट करके रखता है। इसे नाम है इंटरमॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्ट करके रखता है। और एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, दो मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस, जो जगह होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ना। सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो काफी ज्यादा होता है, काफी ज्यादा होता है। इसका मतलब स्पेस क्या होगा था, बहुत कम। जब फोर्स ज्यादा तो स्पेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। ठीक उसी तरह अगर हम लिक्विड का बात करें तो लिक्विड में देखो फोर्स क्या होता है, लिक्विड में फोर्स थोड़ा सा कम हो जाता है सॉलिड के कंपेयर में, लेकिन एकदम नहीं कम हो जाता है। तो इसका वजह से स्पेस क्या हो जाता है, स्पेस जो है थोड़ा सा सॉलिड के कंपेयर में बढ़ जाता है। ठीक है। सॉलिड के कंपेयर में क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। इसमें फोर्स कम हो जाता है तो इसमें स्पेस क्या होता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। और अगर गैस का बात करें तो फोर्स काफी कम हो जाता है, नहीं के बराबर, और स्पेस काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिसका वजह से मॉलिक्यूल्स काफी ज्यादा मूवमेंट करता है। देखो इसमें सॉलिड में फोर्स ज्यादा होने की वजह से, स्पेस कम होने की वजह से इसका फिक्स शेप होता है। जैसे देखो सॉलिड है, इसका देखो शेप को हम चेंज करने मांगेंगे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एकदम इसका मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड है। तो जो भी सॉलिड बॉडी होता है ना, उन लोग का मॉलिक्यूल्स आपस में टाइटली पैक्ड होने की वजह से फिक्स्ड शेप होता है। और वॉल्यूम फिक्स्ड है, वॉल्यूम फिक्स है कि इसको तुम जहां भी रख दो इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। ठीक है। अगर लिक्विड का बात करें तो उसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। 1 लीटर पानी तुम जग में लो और उसको तुम डाल दो बकेट में, तो वो 1 ही लीटर रहेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, लेकिन शेप क्या होगा, वो जिस वेसल में जाएगा उसका शेप ले लेगा। इसलिए नो फिक्स्ड शेप। द रीजन बिहाइंड इज कि फोर्स मॉलिक्यूल्स के बीच में कम होता है और स्पेस ज्यादा होता है, जिसका वजह से मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो जाता है, मूवमेंट करने का जगह रहता है, जिसका वजह से कोई फिक्स शेप नहीं होता है। और गैस का अगर बात करें तो फोर्स बहुत 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 कम होता है और उसका स्पेस मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज्यादा होता है, जिसका वजह से ना ही फिक्स्ड शेप होता है ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम। एक रूम का किसी कॉर्नर में एक अगर कोई परफ्यूम लगाएगा या अगरबत्ती अगर जला दे तो दूसरे रूम में वो स्मेल चला जाता है। कैसे? क्योंकि इतना जरा सा गैस पूरा रूम का, पूरा घर का वॉल्यूम ले लेता है, तो उसका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है। समझ में आया? तो ये हो गया सॉलिड, लिक्विड और गैस का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अब जो है एक
एक होता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस क्या होता है? तुम लोग बुक में होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। एक साइंटिस्ट था जॉन डाल्टन साइंटिस्ट। जॉन डाल्टन साइंटिस्ट समझ लो 1903 में वो एक थ्योरी दिया कि दुनिया में या पूरा यूनिवर्स में हर चीज एटम से मिलके बना, मतलब एटॉमिक थ्योरी दिया। और वो बोला था कि इससे बड़ा इन्वेंशन अभी तक डिस्कवरी कुछ नहीं हुआ है, इससे बड़ा डिस्कवरी कुछ नहीं हो सकता है। एटम हम लोग का बेसिक चीज जो है एटम के बारे में बताया था, एटॉमिक कॉन्सेप्ट दिया था वो जॉन डाल्टन। लेकिन 1973 में कुछ साइंटिस्ट लोग आए और काइनेटिक थ्योरी दिया। क्या काइनेटिक थ्योरी? काइनेटिक थ्योरी का मतलब हो गया कि मॉलिक्यूल्स या काइनेटिक थ्योरी का मतलब हो गया मॉलिक्यूल्स या एटम का मूवमेंट से रिलेटेड, कि कोई भी मैटर हो, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, मॉलिक्यूल्स या एटम जो है वो मूवमेंट करने मांगता है, वो ऑलवेज मूवमेंट में रहता है। अगर जगह रहा तो मूवमेंट करेगा, नहीं रहा तो नहीं कर पाएगा, लेकिन करने मांगता है। जैसे सॉलिड के केस में जगह नहीं रहता है, स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं है, जिसका वजह से जो मूवमेंट नहीं कर पाता है, शेप फिक्स्ड होता है। गैस का मामला में क्या है कि फोर्स बहुत कम है, स्पेस बहुत ज्यादा है, इसलिए गैस का मॉलिक्यूल्स ऑलवेज मूवमेंट में रहता है। इसलिए उसके पास, हर मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी से आया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। समझ में आया कि नहीं? तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, गैस का कोई शेप नहीं होता है, ना ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। समझ में आया? ठीक है, तो वीडियो को अच्छे से पॉज करके ये नोट डाउन करो, इसके आगे हम लोग गैस लॉ स्टार्ट करेंगे। देखो, पहला लॉ है बॉयल्स लॉ। ठीक है, बॉयल साइंटिस्ट ने सबसे पहले क्या कहा था? बॉयल साइंटिस्ट रिलेटेड टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के हिसाब से कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्या बोला? वो बोला कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस, मतलब कि यहाँ पर मास कुछ रहेगा गैस का, मतलब दैट मीन्स मास भी कांस्टेंट रहेगा, मास भी कांस्टेंट रहेगा, ये भी समझना है। तो बॉयल्स लॉ में क्या क्या कांस्टेंट होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और साथ साथ मास भी कांस्टेंट होता है। ये चीज को याद रखना है, सिर्फ नॉट ओनली टेम्परेचर बट ऑल्सो द मास इज कांस्टेंट इन बॉयल्स लॉ। ओके, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस, the volume of the gas is inversely proportional. The volume of the gas is inversely proportional to the pressure of the gas. Volume क्या होगा? प्रेशर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये प्रोपोर्शनल का साइन है। वेरिएशन बोल के एक चैप्टर है क्लास 10 में तुम लोग का मैथमेटिक्स में, उस चैप्टर में तुम लोग प्रोपोर्शनल साइन के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, देखने में कुछ अल्फा का टाइप लगता है और अल्फा नहीं है, इसको हम लोग बोलेंगे प्रोपोर्शनल। और इनवर्स रिलेशन इसलिए 1/p, डायरेक्ट होता तो डायरेक्ट p लिख देते, लेकिन 1/, इसलिए लिखा क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है। मतलब बोलने का, अगर तुम वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा, और अगर तुम वॉल्यूम को डिक्रीज करोगे तो प्रेशर गैस का इंक्रीज कर जाएगा, वेयर द टेम्परेचर एंड मास मस्ट बी कांस्टेंट। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ। अगर इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? इक्वल टू आ जाएगा, k कांस्टेंट आ जाएगा, k एंड t बोले सॉरी, इनटू 1/p आ जाएगा ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो p भी इक्वल टू k मतलब क्या होता है? k मतलब कांस्टेंट होता है। इसका मीनिंग क्या है कि एक गैस है, उसका कुछ अपना वॉल्यूम होगा, कुछ अपना प्रेशर होगा। ठीक है, तो प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ आएगा। बाद में क्या किया, हम प्रेशर चेंज कर दिया। अब प्रेशर चेंज करने से साथ साथ वॉल्यूम भी तो चेंज हो जाएगा। तो वॉल्यूम चेंज होने से अब प्रेशर, दोनों को चेंज हो गया, फिर मल्टीप्लाई किए तो कुछ वैल्यू आया, और दोनों का वैल्यू पहले जितना था अभी भी उतना ही आया। एग्जाम्पल दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी गैस का प्रेशर था 3
और उसका वॉल्यूम था 5, तो 5 3 सा 15 हो गया। प्रेशर था 3, वॉल्यूम था 5। ठीक है, बाद में प्रेशर हम इंक्रीज करके 5 कर दिया, तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ, डिक्रीज होना चाहिए, घट गया, घट के 15। लेकिन ये पीवी दोनों जगह क्या आएगा, सेम आएगा, दैट मींस पीवी इज कांस्टेंट। यहां से हम बोल सकते हैं P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ये हो गया मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ। अगर इसका ग्राफ का बारे में बात करें, इसका ग्राफ के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इस तरफ हम लोग वॉल्यूम ले लेते हैं और इस तरफ हम लोग प्रेशर ले लेते हैं। इस तरफ वॉल्यूम, इस तरफ प्रेशर। नाउ वॉल्यूम तुम जैसे जैसे वॉल्यूम मान लो अभी कुछ था, उसमें कुछ प्रेशर रहेगा बॉडी का, गैस का, सॉरी, ठीक है। वॉल्यूम इंक्रीज किया तो उसका वजह से क्या हो गया कि मेरा प्रेशर भी थोड़ा डिक्रीज हो गया। वॉल्यूम इंक्रीज होने से प्रेशर डिक्रीज होता है, और किया तो तुम्हारा जाके और डिक्रीज हो गया, और किया तो और डिक्रीज हो गया, और इंक्रीज किया तो और डिक्रीज हुआ, और किया तो और डिक्रीज हुआ। अगर ये सब सारा पॉइंट को अगर हम जोड़ेंगे तो समथिंग कुछ इस टाइप का एक कर्व बनेगा। ठीक है, इस कर्व को बोला जाता है हाइपरबोलिक कर्व। ठीक है, तो ये हो गया मेरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ वेयर टेम्परेचर इज एंड मास इज कांस्टेंट। टेम्परेचर एंड मास इज कांस्टेंट। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, टेम्परेचर एंड मास इज कांस्टेंट एंड दिस इज द बॉयल्स लॉ, मैथमेटिकल फॉर्म P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करें। देखो, बॉयल्स लॉ पढ़ाने से पहले हमको ये चीज पढ़ना चाहिए था, भूल गया, खैर अभी पढ़ा देते हैं कि पहले हमको जो गैस लॉ पढ़ने से पहले हमको इस 3 पैरामीटर के बारे में अच्छे से समझना पड़ेगा कि ये वॉल्यूम क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है और प्रेशर क्या होता है। बेसिकली यही 3 पैरामीटर पूरा चैप्टर में हम लोग का यूज होगा। तो सबसे पहले देखो वॉल्यूम क्या होता है। कोई भी चीज एयर में जितना स्पेस लेता है, कोई भी चीज एयर में जितना स्पेस लेगा, जितना जगह लेगा, वो उसका वॉल्यूम हो गया। जैसे एग्जांपल ले लो, ये मार्कर, यहाँ पर हवा है, एयर है, इस मार्कर को लेकर के आए तो क्या हुआ, ये एयर को वहां से रिप्लेस किया। जितना एयर को वो हटाया, वही उस एयर का जो वॉल्यूम होगा, वो एयर का जो क्वांटिटी होगा, वही जो है उस बॉडी का, इस मार्कर का वॉल्यूम कहलाएगा। क्लियर? ठीक है, अब इसका यूनिट के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। तो वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब होता है एसआई सिस्टम में, सेंटीमीटर क्यूब होता है, इन शॉर्ट सीसी भी बोलते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, सीजीएस सिस्टम में, और साथ साथ लीटर भी होता है। यहाँ समझ के रखना है, लीटर मतलब डीसी सेंटीमीटर क्यूब। हम लोग रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप चैप्टर में मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं कि लीटर मतलब होता है डीसी सेंटीमीटर क्यूब। रिलेशन भी याद रखना है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, या सीसी भी बोल सकते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर। और 1 लीटर इक्वल टू 1 डीसी सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1000 सीसी के बराबर होता है, या क्यूबिक सेंटीमीटर के बराबर होता है। सब यूनिट वगैरह याद रखना है। टेम्परेचर हम लोग 3 स्केल में मेजर करते हैं। ठीक है, एक होता है मेरा डिग्री सेल्सियस स्केल, एक होता है डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल, और एक होता है केल्विन स्केल। डिग्री सेल्सियस स्केल हम लोग बेसिकली वेदर का टेम्परेचर वगैरह नापने के लिए हम लोग मेजर करते हैं। बॉडी का टेम्परेचर या किसी लिविंग थिंग का टेम्परेचर को नापने के लिए, या फिर लो प्रेट का टेम्परेचर नापने के लिए जनरली हम लोग फ़ारेनहाइट स्केल नापते हैं। और कुछ एक्सपेरिमेंट, साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंट वगैरह के लिए हम लोग जब टेम्परेचर नापते हैं, मेजर करते हैं, तो केल्विन में करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल जो है तुमको यहाँ समझना है कि डिग्री से सेल्सियस से केल्विन में किस तरह से जाएंगे और केल्विन से डिग्री सेल्सियस में किस तरह से आएंगे। तो कोई भी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में होगा, जब वो केल्विन में जाएगा तो उसमें केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए उसमें 273 ऐड कर देंगे, तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। या कोई टेम्परेचर है जो केल्विन में है, उसको डिग्री सेल्सियस में ले आना है, तो 273 क्या करेंगे, उससे माइनस कर देंगे, तो डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। समझ में? तो ये कन्वर्शन बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि सम्स में ये चीज काम आएगा।
ठीक है। उसी तरह प्रेशर, प्रेशर क्या होता है? प्रेशर देखो जनरली प्रेशर जो होता है वो फोर्स बाय एरिया होता है, कि किसी भी सरफेस में उसका जो भी एरिया होगा उसका यूनिट एरिया में, एक एरिया में जितना फोर्स एक्ट करेगा दैट इज द प्रेशर। प्रेशर का यूनिट क्या होता है? प्रेशर का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, या हम लोग पास्कल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पास्कल भी बोलते हैं, ठीक है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बोला जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे एटमॉस्फेयर का प्रेशर है हम लोग के ऊपर, वो भी एक गैस है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, Hg मतलब मरकरी के बराबर होता है, या 760 mm ऑफ Hg के इक्वल होता है। क्लियर हुआ? तो ये तीन पैरामीटर है, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसके बारे में अच्छे से समझ के रखना है, कौन क्या होता है और किसका क्या यूनिट होता है, यूनिट का कन्वर्शन भी याद रखना है। अब एक दो बात, एक होता है मेरा STP, एक होता है मेरा NTP, ठीक है। STP मतलब क्या होता है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। NTP मतलब होता है मेरा नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर नॉर्मल टेम्परेचर में दोनों इक्वली होता है। कितना होता है वो याद रखना है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो होता है वो 273 केल्विन के इक्वल होता है, और प्रेशर होता है मेरा 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg होता है। 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg बोलो या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg या 760 mm ऑफ Hg के बराबर होता है। उसी तरह नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर मतलब नॉर्मल टेम्परेचर कितना होगा 273 केल्विन, और प्रेशर कितना होगा 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है। तो कोई भी गैस अगर बोल देगा STP पे है या NTP पे है, या कोई गैस STP पे चला जा रहा है या NTP पे चला जा रहा है, उनको फर्स्ट से याद रखना होगा कि उसका टेम्परेचर बिकम्स 273 केल्विन एंड द प्रेशर बिकम्स 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg या 760 mm ऑफ Hg, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग ये लिखेंगे। समझ में आया? वीडियो पॉज करके अच्छे से नोट डाउन कर लें। देखो बेसिकली जो है न्यूमेरिकल्स को इस चैप्टर से अच्छे से करना है, ठीक है। इसके पहले एक न्यूमेरिकल्स करवाते हैं बॉयल्स लॉ से रिलेटेड। क्या है? द वॉल्यूम ऑफ अ सर्टेन मास ऑफ अ गैस एट NTP। क्या बोला? द वॉल्यूम ऑफ अ सर्टेन मास ऑफ अ गैस एट NTP इज 1 लीटर। मतलब कोई गैस है जिसका वॉल्यूम 1 लीटर है, और साथ साथ बोला है वो गैस कहाँ पे है? एट NTP पे, ठीक है। तो जल्दी से पहले हम उसका वॉल्यूम नोट डाउन कर लेंगे। तो क्योंकि अभी उसका इनिशियल वॉल्यूम बताया है, स्टार्टिंग में वॉल्यूम बताया, तो V1 से नोट करेंगे और उसका वॉल्यूम कितना हो जाए लिखेंगे 1 लीटर। एट NTP बोल दिया तो NTP में बताया था अभी थोड़ा पहले कि NTP में अगर कोई गैस या STP में बोल देगा तो फट से उसका टेम्परेचर और प्रेशर समझ जाएंगे कितना होना चाहिए। उसका टेम्परेचर हो जाएगा 273 केल्विन और प्रेशर हो जाएगा 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ठीक है। नाउ कीपिंग द टेम्परेचर अनचेंज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला बात बोला है कि कीपिंग द टेम्परेचर अनचेंज, मतलब कि टेम्परेचर को चेंज नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब कौन सा लॉ लगाएंगे? बॉयल्स लॉ लगाएंगे। मतलब टेम्परेचर अभी भी T2 टेम्परेचर भी कितना रहेगा? वही 273 केल्विन। What change in pressure would be required? प्रेशर में क्या चेंजेस करें? What change in pressure would be required? प्रेशर में क्या चेंज करें to increase its volume by 4 times? कि उसका वॉल्यूम 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाए, उसका वॉल्यूम 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाए। दैट मीन्स मेरा फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा बोलो तो? फाइनल वॉल्यूम मेरा 4 टाइम्स हो जाएगा। 4 into 1 मतलब 4 लीटर हो जाएगा। 4 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो बोला है कि प्रेशर में क्या चेंजेस लाए, तो पहले बताओ फाइनल वॉल्यूम फाइनल प्रेशर क्या करना पड़ेगा तब हम चेंजेस निकालेंगे। जैसे फाइनल वॉल्यूम के बारे में बोला, इनिशियली 1 लीटर था, बाद में 4 टाइम्स कर दिया, मतलब 4 लीटर हो गया। उसके लिए क्या प्रेशर में चेंजेस लाएंगे? पहले प्रेशर 76 सेंटीमीटर था, अभी क्या प्रेशर हो जाएगा, उसका मतलब अभी का निकालेंगे फाइनल, तभी ना बताएंगे क्या चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखेंगे अकॉर्डिंग टू
बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P1 V1 इक्वल टू P2 V2 बॉयल्स लॉ पढ़ा है, इसमें मैथमेटिकल फॉर्म भी बताया है। हम कैसे समझे बॉयल्स लॉ लगेगा, क्योंकि टेम्परेचर कीपिंग टेम्परेचर अनचेंज, टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है। अब देखो निकालना क्या है, निकालना P2 है तो सब्जेक्ट बनाओ, तो P2 को सब्जेक्ट बनाएंगे तो P1 V1 बाई V2 हो जाएगा ना। P1 बोले तो कितना 76 हो गया, V1 बोले तो कितना, V1 मेरा 1 हो गया, बाई V2 कितना हो गया 4 हो गया, 4 19 जा 19 1 जा 19 सेंटीमीटर ऑफ Hg हो गया। क्लियर। लेकिन यहाँ पे फाइनल प्रेशर नहीं पूछा था, बोला था व्हाट प्रेशर वुड बी रिक्वायर्ड, व्हाट चेंज इन प्रेशर, चेंज निकालना है। तो बताओ प्रेशर पहले था 76 अब हो गया 19, मतलब प्रेशर क्या किया, इंक्रीज किया या डिक्रीज किया, गुड डिक्रीज किया है, ठीक है। देयरफॉर डिक्रीज इन प्रेशर, कितना डिक्रीज किया, कैसे निकालेंगे, सब्ट्रैक्ट करके 76 माइनस 19 आ जाएगा 57 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ये मेरा आंसर, ठीक है। तो इसी तरह तुम लोग को न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करना है, बॉयल्स लॉ से रिलेटेड। अभी अगर हम लोग चार्ट्स का पढ़ेंगे, क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स करेंगे, न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करो बुक में एग्जांपल में या पीछे एक्सरसाइज में जितना है, और तुम लोग को टेस्ट पेपर लेने बोले थे उससे करो, जो नहीं बनेगा हमसे पूछो, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखने होंगे तो सब क्वेश्चंस आसानी से बनेगा, यूनिट वगैरह अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चार्ट्स लॉ स्टार्ट करेंगे, आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। थैंक यू।